नमस्कार साथियों, डेली आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज बात करते हैं राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। कौन-कौन विचारधाराएं राज्य की उत्पत्ति के बारे में क्या-क्या विचार रखती हैं, कैसे हम मानते हैं कि राज्य पैदा हुआ, राज्य नाम की जो संस्था हमें दिखाई देती है, जिस विचारधारा पर हम इतने दिनों से अध्ययन कर रहे हैं, आखिर वह राज्य पैदा कैसे हुआ। क्योंकि पिछले हिस्से में हम ये तो पढ़ ही चुके हैं राज्य क्या है, राज्य का अर्थ क्या है, राज्य की परिभाषा क्या है, उसके 4 प्रमुख तत्व क्या हैं और अलग-अलग विद्वानों ने जो 4 से अधिक तत्व बताए वो सब हम पढ़ चुके। उसके एमसीक्यू भी आपने सॉल्व किए और इससे पहले आपने राजनीति शास्त्र, नागरिक शास्त्र और राजनीति शास्त्र विषय की उत्पत्ति के बारे में भी एमसीक्यू सॉल्व किए। उम्मीद है वो आप सब अच्छा लगा होगा। इस हिस्से में हम इस चैप्टर के साथ ही इसके एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे, तो इसलिए आप इस पूरी क्लास को बहुत अलर्ट होकर के देखिएगा। इससे संबंधित सारे एमसीक्यू भी इसी के अंत में कर लिए जाएंगे, तो अपने आप में ये चैप्टर आज आपका कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा विचार करेंगे और हमेशा के लिए जो एमसीक्यू पूछे जाने हैं वो भी प्रिपेयर हो जाएंगे। तो आइए शुरू करें राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। अच्छा, ये राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत को हम शुरू करें उससे पहले यह समझ लेना बहुत जरूरी है कि राज्य को कुछ लोगों ने कहा कि ये ईश्वर ने बनाया, भगवान ने, गॉड ने बनाया, मनुष्यों ने नहीं बनाया। कुछ लोगों ने कहा कि ये मनुष्यों ने ही बनाया और कुछ ने कहा कि मनुष्यों के बीच आपस में समझौता हुआ ये तब बना, और कुछ ने कहा मनुष्यों के बीच समझौता नहीं हुआ, संघर्ष हुआ, झगड़ा हुआ, यानी जिसके पास ज्यादा शक्ति थी उसने राज्य का निर्माण किया। और किसी ने कहा कि ऐसा नहीं हुआ, सबसे पहले जिन लोगों ने संपत्ति और संसाधनों पर कब्जा किया उन्होंने दूसरे लोगों को अपना गुलाम बनाया, उन्होंने राज्य की स्थापना की, यानी अमीर लोगों ने शोषण के साधन के रूप में, जिससे गरीबों का शोषण किया जा सके, उस साधन के रूप में इस राज्य को बनाया। और कुछ लोग मानते हैं कि राज्य जैसी कोई चीज होती नहीं है, वो अराजकतावादी क्या कहते हैं उसे भी समझेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं उत्पत्ति के सिद्धांत, इसमें एक होगा दैवीय सिद्धांत, एक है शक्ति सिद्धांत, एक सामाजिक समझौते का सिद्धांत है, ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत और एक है मार्क्सवादी सिद्धांत। ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत के लोग मानते हैं कि मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ स्वयं ही राज्यों की उत्पत्ति हुई है, ऐसा। तो देखिए, दैवीय सिद्धांत के प्रमुख समर्थक देखेंगे तो भारत में मनु और पश्चिम में रॉबर्ट फिल्मर, और शक्ति सिद्धांत में हॉब्स, मैकियावेली। ये अंदर हमने विस्तार से बताया है, तो इतनी जल्दबाजी ना करें कि इसे नोट कर लें, अभी और विस्तार से हम इसे पढ़ रहे हैं। सामाजिक समझौते में हॉब्स, लॉक, रूसो आप पहले से जानते हैं, इनको बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ते ही हैं पॉलिटिकल साइंस में। और ऐतिहासिक विकासवादी में गार्नर, मैकाइवर, मॉन्टेस्क्यू, ब्लंट सली, ली लॉक, इनको पढ़ते हैं। और यहाँ मार्क्सवादी में सिद्धांत में हम कार्ल मार्क्स को पढ़ते हैं और इनके एक साथी जिनको हम एंगेल्स कहते हैं, फ्रेडरिक एंगेल्स, इनको भी पढ़ते हैं। तो पहले बात करते हैं दैवीय सिद्धांत की। दैवीय सिद्धांत के लोग मानते हैं, जैसा मैंने आपको कहा, कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर ने बनाया है, ये मनुष्यों ने नहीं बनाया है, ये दैवीय संरचना है, इसलिए इसके आदेश सर्वोपरि होते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार राज्य ईश्वर द्वारा बनाया गया है। अच्छा, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, दैवीय संरचना है, भगवान ने बनाई, गॉड ने बनाई, यानी सुप्रीम पावर ने बनाई। जिसने इंसानों को बनाया, जिसने इस धरती को बनाया, उसी ने राज्य को भी बनाया। इसमें भारतीय मान्यता क्या है? भारत में महाभारत के शांति पर्व में भीष्म के विचार हैं कि अराजकता से मुक्ति के लिए मनु को प्रतिनिधि बनाया गया, ऐसा हमारे यहाँ महाभारत में कहा गया है। किसमें? ये भीष्म शांति पर्व में कहा गया। भीष्म ने कहा कि मनु को, इसलिए मनु मतलब वही हमारे यहाँ इतिहास पुरुष, जहां से मनुष्य पैदा हुए, ऐसा पहला व्यक्ति जहां से मनुष्य होने की शुरुआत हुई, उसे हमने मनु कहा। तो मनु को एक प्रतिनिधि बनाया गया, मतलब वो राजा था। तो वहां से ये माना जाता है कि राज्य की उत्पत्ति हुई। और मनु को क्योंकि भगवान ने पैदा किया, ईश्वर ने पैदा किया, इसलिए ये माना गया क्या कि राज्य की उत्पत्ति भगवान ने की है। अच्छा, स्वयं ये पाश्चात्य विचार अगर देखेंगे तो उसमें रॉबर्ट फिल्मर ने पैट्रियार्क अपनी बुक में ये लिखा है,
ईश्वर ने आदम को पहला व्यक्ति व पहला राजा दोनों बनाया, ये पश्चिम का विचार है। जैसे हमारे यहाँ मनु का विचार है, मनु पहला व्यक्ति था जिससे मानवता पैदा हुई, वहां ये माना जाता है कि आदम पहला व्यक्ति था जहां से आदमी बनना शुरू हुआ, यानी मनुष्य की शुरुआत हुई, ऐसा रॉबर्ट फिल्मर ने। तो ये रॉबर्ट फिल्मर भी पूछा जाता है, इनकी पुस्तक पैट्रियार्क भी पूछी जाती है। इसी में राज्य के दैवीय सिद्धांत की चर्चा पश्चिम में की गई है। और आगे देखेंगे तो इसमें ये सिद्धांत क्या कहता है, उसे पदमुक्त नहीं किया जा सकता है। राजा के बारे में कि राजा को पदमुक्त नहीं किया जा सकता है, सॉरी राजा नहीं, राज्य को पदमुक्त नहीं किया जा सकता है, मानवीय रचना नहीं है और ईश्वरीय देन है। तो ये तो हमने कहा ही, ये मनुष्य ने नहीं बनाया, इसलिए उसे हम हटा नहीं सकते, ईश्वर ने बनाया है। और जब तक ईश्वर का, प्रकृति का, मनुष्यों का अस्तित्व है, तब तक राज्य अस्तित्व में है, और ये मानव की रचना नहीं है। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, इसलिए उसकी आज्ञा का विरोध नहीं किया जा सकता। राज्य जो भी कानून बना दे, लोगों को उसे मानना ही होगा, और राजा वंशानुगत होगा। इन दो बातों का मतलब ये हुआ, हम लोग पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो हमें पॉलिटिकल साइंस के दृष्टिकोण से समझना होगा। जब ये दो बातें हैं कि राज्य की आज्ञा का विरोध नहीं किया जा सकता, राज्य जो भी कानून बनाए उसे मानना होगा, इसका मतलब है राज्य चाहे नागरिकों के दमन के लिए, व्यक्तियों के दमन के लिए कैसे भी कानून बना दे, नागरिकों को वो मानना ही होगा। इसका मतलब है कि दैवीय विचारधारा में तानाशाही और इसको एक तंत्रात्मकता कहेंगे। एक तंत्रात्मकता मतलब एक व्यक्ति जैसा सोच ले वैसा काम करना, तो तानाशाही के गुण विद्यमान थे। और इन्होंने तो एक बात और कह दी कि राजा वंशानुगत होगा, मतलब जो राजा होगा उसका बच्चा राजा होगा, उसका बेटा राजा होगा, उसका बेटा राजा होगा, यानी उसी के वंश से लोग राजा बनेंगे। और दोनों ही बातों का मतलब क्या है, न तो वहां के नागरिक अपने राजा को बदल सकते हैं, चाहे वो कितना ही क्रूर और तानाशाह हो, और न ही उसके कानून को बदल सकते हैं। इसका मतलब राज्य का दैवीय सिद्धांत क्या है, गैर लोकतांत्रिक है, अगर आज की दृष्टि से देखेंगे। हालांकि इस विचार को हम आगे और पढ़ेंगे, जहां हम लोकतंत्र पढ़ेंगे, स्वतंत्रता समानता पढ़ेंगे, वहां भी ये जानेंगे कि ये दैवीय सिद्धांत के लोग क्या मानते हैं। वैसे इनके बारे में ये जानकर के आपको पता चल रहा है ना कि ये राजा को ही सब कुछ मानने को तैयार हैं। अच्छा, आगे चल के हीगल ने भी माना, कांट ने भी माना, वहां प्लेटो ने भी माना, पर प्लेटो ने कहा कि उसका उद्देश्य नैतिकता सिखाना है। अच्छा, नैतिकता क्या है, जिसको एक राजा अच्छा समझे वो नैतिकता है। इसका मतलब नैतिकता वस्तुनिष्ठ नहीं, व्यक्तिनिष्ठ है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव है। और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव शब्दों में अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो इसका मतलब है, ऑब्जेक्टिव का मतलब जो अधिक लोकतांत्रिक न्यायपूर्ण है, मतलब किसी व्यक्ति की मर्जी पर निर्भर नहीं है। और सब्जेक्टिव का मतलब होता है जो व्यक्ति की मर्जी पर निर्भर होता है पूर्णतः। तो वह व्यक्ति जो निर्णय लेने वाला है, यदि वह अपनी मर्जी से निर्णय ले सकता है, तो ऐसी सारी बातों को हम सब्जेक्टिव कहते हैं, यानी व्यक्तिनिष्ठ या विषयनिष्ठ कहते हैं। और दूसरी होती है ऑब्जेक्टिव, यानी वस्तुनिष्ठ और विकल्प जिसमें उपलब्ध होते हैं। इसका मतलब है वस्तुनिष्ठ में विधान कानून पहले से मौजूद होते हैं, उसके अनुसार निर्णय लिया जाता है। तो ऐसी व्यवस्था इन कंपैरिजन टू तुलनात्मक रूप से ज्यादा लोकतांत्रिक समझ में आती है। हालांकि इसका आगे चल के विश्लेषण करेंगे तो इसमें भी कई कमियां आपको मिलेंगी, हम लोग उसका भी करेंगे विश्लेषण। यहां हम इतना समझ पाए कि ये जो दैवीय सिद्धांत है ये मानता है कि राज्य ईश्वर ने पैदा किया है। भारतीय मत शांति पर्व, महाभारत के शांति पर्व में भीष्म ने ऐसा माना कि मनु को पहला राजा बना करके ईश्वर ने भेजा। और बिल्कुल ऐसी ही बात रॉबर्ट फिल्मर ने अपने किताब पैट्रियार्क में लिख कर दी कि आदम को पहला राजा बना करके ईश्वर ने ही भेजा। और कुल मिलाकर के न तो राजा को बदला जा सकता है, न राज्य के कानून को बदला जा सकता है, बाध्यता पूर्वक नागरिकों को मानना ही होगा। अच्छा, दूसरी बात कहें
क्या शक्ति सिद्धांत के लोग, इसमें जितने तरह की विचारधाराएं पढ़ेंगे हम तो एक दूसरे के बिल्कुल विरुद्ध भी पढ़ सकते हैं। और यही पॉलिटिकल साइंस पढ़ने का आनंद है क्या, कि हम बिल्कुल विरोधी विचारधाराओं को भी समझने लगते हैं और हम उसमें तार्किक विचार करने लगते हैं और तर्क से हम ये समझ पाते हैं कि इसमें भी कुछ सही तर्क हैं, इसमें भी कुछ सही तर्क हैं, इसमें भी कुछ सही तर्क हैं। तो हम राजनीति शास्त्र को राजनीति शास्त्र की तरह समझते हैं। हम अपने मन में कोई भी पूर्व धारणा बनाकर राजनीति के प्रति गलत धारणा नहीं बनाते हैं। तो हम क्या समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं शक्ति सिद्धांत। ये लोग तो कहते हैं कि लोगों में आपस में संघर्ष हुआ और जो जीता सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हुआ, यानी जो शक्तिशाली है वही जीतेगा। तो शक्तिशाली की उत्तरजीविता का जो सिद्धांत है वो लागू होता है यहाँ। और ये बात ऐसी की ऐसी पूछी भी जा सकती है कि निम्न में से शक्तिशाली की उत्तरजीविता का सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत से संबंधित है? दैवीय सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत, ये समझ में आएगा। अच्छा, इस विचार के अनुसार क्या राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई? ईश्वर द्वारा नहीं हुई बल्कि शक्ति से हुई, शक्ति से हुई है। और शक्ति वही जो संघर्ष से निकली हुई है। और भारतीय मत क्या है? मनुस्मृति और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्य की उत्पत्ति शक्ति के द्वारा कही गई है। तो जिसके पास शक्ति, दोनों मनुस्मृति में भी और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी यही बात की गई है। तो भारतीय मत, ये आप हमेशा याद रखेंगे। आगे चल के हमको कौटिल्य पढ़ना भी है। तो कौटिल्य ने राज्य के बारे में, राज्य के जो 7 अंग हैं, सप्तांग सिद्धांत जो है वो बताया है और उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे तो समझ लेंगे कि कैसे शक्ति सिद्धांत लागू होता है। तो अर्थशास्त्र में कौटिल्य के और मनु की मनुस्मृति में भी ये बात कही गई है, ये भी हम पढ़ेंगे। अच्छा, पाश्चात्य मत क्या है? थ्रेसिमेकस और आधुनिक संदर्भ में मैकियावेली। तो ये दो लोग, पहले ये थ्रेसिमेकस और बाद में मैकियावेली, दोनों ने ही माना कि राज्य शक्ति सिद्धांत से पैदा हुआ है। और वोल्टेयर ने तो यहां तक कहा कि प्रथम राजा एक भाग्यशाली योद्धा था। क्या कह रहे? भाग्यशाली योद्धा। भाग्यशाली योद्धा मतलब जो युद्ध में मारा नहीं गया, दूसरा तो मारा गया इसलिए वो राजा नहीं बन पाया। राजा वो बना जो भाग्यशाली भी था और शक्तिशाली भी था। और कौन कह रहा है? वोल्टेयर कह रहा है। तो वोल्टेयर का भी मानना यह है कि शक्ति सिद्धांत से ही राज्य उत्पन्न हुआ है। एज इट इज ये बात पूछी गई है कि किसने ये यह कथन किसका है कि प्रथम राजा एक भाग्यशाली योद्धा था? वोल्टेयर का था। वोल्टेयर को आप ऐसे वॉर से भी याद रख सकते हैं, जो वॉर में जीत गया, वोल्टेयर, ऐसे याद करने के लिए। अच्छा, मार्गेनथाउ ने क्या कहा कि शक्ति ही राष्ट्रीय हित है। और ये मार्गेनथाउ को तो हम अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भी पढ़ेंगे। तो इन्होंने कहा कि एक राष्ट्र का सबसे बड़ा हित क्या है? शक्ति है, जितना शक्तिशाली होगा। इसलिए आज भी आप देखते हैं कोई भी देश अपने आप को हथियारों से भी शक्तिशाली बनाता है, सूचना प्रौद्योगिकी से भी शक्तिशाली बनाता है, दूसरे देशों के साथ संबंधों को अच्छा बनाकर भी शक्तिशाली बनता है, अपनी संस्कृति का दूसरे देशों में प्रचार प्रसार करके भी शक्तिशाली बनता है। यानी हार्ड और सॉफ्ट दोनों तरह की पावर को मजबूत करके हर राज्य अपने आप को शक्तिशाली बनाने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि मार्गेनथाउ ने कहा है कि असली राष्ट्रीय हित तो शक्ति ही है। जो जितना शक्तिशाली होगा उसके राष्ट्रीय हित उतने ज्यादा मजबूत होंगे। तो हम ये शक्ति सिद्धांत भी समझ पाए हैं क्या? मनुस्मृति में भी और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी राज्य की उत्पत्ति शक्ति सिद्धांत से मानी गई है। और दूसरा, थ्रेसिमेकस और मैकियावेली ने कहा है। और वोल्टेयर ने क्या कहा कि पहला राजा एक भाग्यशाली योद्धा था। और दूसरा इन्होंने कहा, मार्गेनथाउ ने, कि शक्ति ही राष्ट्रीय हित है। और ये मानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति शक्ति संघर्ष से हुई। 2 सिद्धांत पूरे हुए क्या? एक ईश्वर ने बनाया, ऐसा मानने वाले, एक शक्ति ने आपसी संघर्ष में राज्य बनाया, ऐसा मानने वाले। क्या ये 2 ही तरह के हैं? नहीं नहीं, और भी हैं। और जो सबसे बड़ा सिद्धांत है राज्य की उत्पत्ति का, जिसको लेकर के ज्यादातर लोगों में सहमति है, जिससे बहुत तरह की विचारधाराएं बनी, वो है सामाजिक समझौते का सिद्धांत। क्या है ये सामाजिक समझौते का सिद्धांत? यानी
जैसे जैसे समाज में मनुष्यों की संख्या बढ़ी, उनमें आपस में समझ बढ़ी, तो उन्होंने खुद ही मिल बैठ करके फैसला किया कि आज से हम एक दूसरे से झगड़ा नहीं करेंगे, एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम लोग मिलजुल करके रहेंगे, आपसी हितों में कोई टकराहट होगी तो उसको समझौते से खत्म कर लेंगे, कोई भी द्वंद्व नहीं करेंगे। यही मान लिया और ये सिद्धांत आज भी लागू हो रहा है। हमने पढ़ा था पिछली बार भी क्या, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों में आपस में द्वंद्व भी है, संघर्ष भी है, लेकिन सहयोग भी है। तभी तो तुर्की चाहे भारत का समर्थन करे न करे, वहां राष्ट्रीय आपात आने पर, वहां मुश्किल पड़ने पर, वहां प्राकृतिक आपदा आने पर भारत ने बहुत सारी आर्थिक मदद की, वहां के लोगों को उस मुश्किल से निकालने में मदद की। भारत म्यांमार की भी मदद करता है, भारत दक्षिण अफ्रीकी देशों की भी मदद करता है। तो एक तरफ संघर्ष है, वही तुर्की भारत के साथ खड़ा नहीं होता है। तो एक तरफ संघर्ष है, एक तरफ सहयोग है। तो कुल मिलाकर के ये सामाजिक समझौते के अनुसार हम समझते हैं कि आखिर राज्य बना कैसे, और यही संघर्ष अभी भी चल रहा है, समझौता और संघर्ष। तो राज्य ईश्वरीय न होकर के मानवीय यानी कृत्रिम है, ये आर्टिफिशियल है। हाँ, जहां ये माना जाएगा ना कि लोगों ने आपस में मिल करके बनाया, तो इसका मतलब ही होगा क्या, कृत्रिम है, वो संस्था कृत्रिम है। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि इसको राज्य को कृत्रिम संस्था मानने वाली विचारधारा कौन सी है। तो देखिए, शक्ति संघर्ष भी तो कृत्रिम मानता है। हाँ, मनुष्यों ने आपसी संघर्ष से बनाया। अच्छा, ये भी तो कृत्रिम मानते हैं सामाजिक समझौते वाले। पर दैवीय समझौते वाले, दैवीय सिद्धांत वाले लोग राज्य को गैर प्राकृतिक मानते हैं, यानी इननेचुरल मानते हैं, ईश्वर ने बनाया ऐसा मानते हैं। तो कौन मानता है कौन नहीं मानता है, ऐसा भी आएगा। तो इन्होंने कहा कि ये कृत्रिम है। प्लेटो और अरस्तु इस मान्यता के विरुद्ध थे। ये देखें, दोनों इसके विरुद्ध थे। ये किसके, सामाजिक समझौते के। सामाजिक समझौता कुछ नहीं होता है, राज्य शक्तिशाली है और राज्य नैतिकता सिखाता है, राज्य ईश्वर ने बनाया, ऐसा ही लोग मानते थे। ये तो हमने पहले भी बात कही आपसे। इसलिए हम ये बात ध्यान रखेंगे कि ये प्लेटो और अरस्तु दोनों ही सामाजिक समझौते के समर्थक नहीं हैं। फिर मैंने आपको बता तो दिया कि सामाजिक समझौता क्या है, मनुष्यों ने आपस में मिलकर साथ रहने का फैसला किया। अच्छा, इसके प्रमुख समर्थक ये तीन हैं और तीनों की अपनी विचारधारा है। इन विचारधाराओं को पढ़ते हैं और यही हम पढ़ लेंगे कि ये रूसो की सामान्य इच्छा क्या है और ये लॉक का, उदारवाद का जनक जॉन लॉक को क्यों कहा जाता है, हॉब्स की राजनीति क्या कहती है। तो हॉब्स, लॉक और रूसो इसके प्रबल समर्थक हैं। और हॉब्स ने अपनी पहली पुस्तक लेवाइथन, कितनी बार पूछी है ये पुस्तक लेवाइथन में, सामाजिक समझौते का सिद्धांत प्रस्तुत किया। उनके अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य बहुत ही क्रूर और बर्बर था। क्रूर और बर्बर था मतलब बहुत, जैसे जानवर आपस में लड़ जाते हैं जंगली, ऐसे ही मनुष्य भी आपस में लड़ जाते थे, खून खराबा करते थे, एक दूसरे की हत्या कर देते थे। तो ऐसा मनुष्य था। फिर क्या हुआ, वो प्राकृतिक अवस्था बताया उसे। तो अब ये प्रश्न ऐसे ही पूछा जाएगा, कैसे, कि हॉब्स ने उस अवस्था को क्या कहा जब मनुष्य बहुत बर्बर और क्या था, ये देखें, क्रूर और बर्बर था। तो उस अवस्था को उन्होंने कौन सी अवस्था कहा, प्राकृतिक अवस्था कहा। यहां प्राकृतिक अवस्था में मानव का सिद्धांत क्या था, ये देखें, जिसे मार सको मारो, जो हड़प सको हड़प लो। जानवरों में जो होता है, जो जो छीन सको छीन लो और जिसे मार सको मार दो, यही प्राकृतिक अवस्था है। ये हॉब्स का ये सिद्धांत है प्राकृतिक अवस्था का। अब क्योंकि हॉब्स ये मानते हैं, आगे चल के हम हॉब्स को पढ़ेंगे, तो हॉब्स ये मानते हैं कि मनुष्य का जो स्वभाव होता है ना, वो पैदाइशी स्वार्थी होता है। मनुष्य बहुत ही स्वार्थी प्राणी है, ऐसा इन्होंने माना। और मनुष्य बहुत ही चालाक प्राणी है, वो अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए किसी का भी नुकसान कर सकता है, ये हॉब्स मानते हैं। इसीलिए प्राकृतिक अवस्था में ये स्थिति होती थी, मनुष्य मनुष्य को मार काट देता था, ऐसा। ठीक है, इससे आगे बढ़ेंगे तो इस प्रकार मनुष्य के चारों ओर भय व्याप्त था। हाँ, ये तो होगा ही स्वाभाविक रूप से। इसी भय से बचने के लिए सभी लोगों ने मिलकर एक समझौता किया, जिसे सामाजिक समझौता कहते हैं। अपने प्राणों को बचाने के लिए सब लोग मिल बैठे। और वैसे ही वो
जैसे आपने सुना ना वो कहानी, नहीं सुनी, बुद्धि अस्य बलम तस्य, बुद्धि जिसके पास है बल उसी के पास है। वो एक शेर था, शेर जंगल में सब जानवरों को मारता था, तो एक दिन में कई जानवर मारे जाते थे। हाँ यही, ये जो आपने सुनी है। तो उन जानवरों ने आपस में मिल बैठ के क्या फैसला किया कि आज से न शेर को परेशानी, न हम सबको परेशानी, न हम सबको खतरा। शेर के साथ एक समझौता कर लेते हैं कि सर हम खुद ही एक जानवर आपके पास चले आएंगे और आपको भूख के लिए इधर उधर दौड़ने की जरूरत नहीं, ताकि हमारा भी भय खत्म हो जाए, हम चले आएंगे। तो आपको याद है ना वो खरगोश ने क्या किया था? खरगोश गया, उसने, क्योंकि उसकी तो मौत का दिन था ही था, शेर को शिकार करना था, और जब शेर को शिकार करना ही था तो उसने सोचा कि मरना तो है ही है, चाहे समय से जाए चाहे देर में जाए, और वो बहुत देर में पहुंचा। तब शेर ने कुर्राते हुए गुस्से से उससे पूछा। हाँ, यही हमारे यहाँ पंचतंत्र की कहानियां हैं, पशुओं की कहानियों के माध्यम से शिक्षा देने के तरीके थे ये, यही पंचतंत्र की कहानी है। तो खरगोश ने अपनी बात रखी, जब शेर ने पूछा कि तुम इतनी देर में क्यों आए, मुझे भूख लगी है, तो उसने कहा साहब आपसे बड़ा शेर एक रास्ते में मिल गया था, उसने रोक लिया, और अब शेर अपनी भूख भूलकर गुस्से को याद करने लगा। और वो गुस्सा क्या था? आखिर मुझसे बड़ा शेर कौन हो सकता है जो मुझसे खूंखार हो। तो उसने कहा वो कहाँ है? उसने कहा वो कुएं के पास है, और वो शेर को कुएं, आप तो ये कहानी पूरी जानते हैं। और तब फिर ये वाला शेर कुएं की ओर देख रहा था, उसने बताया कि वो कुएं में घुस गया है, और जैसे ही शेर ने कुएं में देखा तो नीचे उसे शेर दिखाई दिया, यानी पानी में उसकी तस्वीर। और जैसे ही वो गुर्राया, नीचे से उसके पानी से टकराकर गुर्राने की आवाज आई। शेर को लगा वाकई में ये मुझसे खूंखार है, मुझसे ज्यादा भारी आवाज है, और मुझसे ज्यादा गुस्सैल है, और इस तरह से खूंखारता हुआ वो शेर कुएं में कूद गया। खरगोश बच गया और बाकी जानवरों की जान बच गई। ये तरीका, ये हमारे यहाँ मनुष्यों ने भी अपनी राजनीति में प्रयोग किया। दूसरों को मौत के घाट उतारने के कई तरीके थे, उससे बचने के लिए हमने समझौते किए। तो हम क्या कह रहे हैं, जब हमने आपस में बचने के लिए समझौते किए, वही सामाजिक समझौता था। इस समझौते में केवल एक ही पक्ष था, वह पक्ष था समाज। राजा इस समझौते का हिस्सा नहीं था। एज इट इज पूछी है लाइन कि ये हॉब्स के सिद्धांत में कितने पक्ष थे, तो कहा जाएगा एक या दो या तीन और या चार पक्ष थे। हम कहेंगे केवल एक पक्ष था। कौन था ये पक्ष? ये था समाज, राजा था ही नहीं। समाज ने आपस में, लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर के आपस में फैसला किया। अब राजा होता तो एक अलग विषय होता, तो वो अपनी बात रखता, क्योंकि सब लोगों ने मिलकर फैसला किया, इसलिए एक ही पक्ष था। और हॉब्स के सिद्धांत में कितने पक्ष हैं पूछा जाता है। हॉब्स के अनुसार सभी लोगों ने अपनी इच्छाएं छोड़कर उनका अधिकार किसी और को दे दिया। उन्होंने कहा हमारी वो इच्छा है जो सबकी इच्छा है, ऐसा हॉब्स ने माना। सामाजिक समझौते से पूर्व मानव प्राकृतिक अवस्था में था, ये तो हमने देख ही लिया। ये सामाजिक समझौता हुआ क्यों? देखिए, अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं एक हुआ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब सामाजिक समझौता हुआ। सामाजिक समझौता एक मध्य की अवस्था है, और इससे पहले की अवस्था क्या थी? वो थी प्राकृतिक अवस्था। और प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य क्या था बताया इन्होंने कहा बर्बर था, क्रूर था। और जब सामाजिक समझौता हो गया तब किसकी उत्पत्ति हुई? तो इन्होंने कहा राज्य की उत्पत्ति हुई। ये मानते हैं ऐसे बना राज्य। आपको बात समझ में आई ना हॉब्स की? कहा हम पढ़ रहे थे पहले ईश्वर ने बनाया, फिर पढ़ रहे थे आपसी संघर्ष में बनाया। संघर्ष में तो एक ही शक्तिशाली होता, वो तो चाहता तो किसी को भी नष्ट कर देता, पर ऐसा नहीं हुआ। आज तो सब लोग मिलजुल के रह रहे हैं, हालांकि आपस में द्वंद्व है, परमाणु बम भी है हमारे पास, बावजूद उसके पूरी मनुष्यता साथ मिलकर के आगे बढ़ रही है। हाँ, तो यही है सामाजिक समझौता, और उसी प्राकृतिक अवस्था से बचने के लिए हमने इसे बनाया है। तो ये हॉब्स का पक्ष रहा। हॉब्स के समझौते में कितने पक्ष थे? केवल एक था, समाज। और उन्होंने इसका जिक्र किसमें किया? अपनी पुस्तक लेवाइथन में किया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब लॉक ने, जॉन लॉक की बात हो रही है, और जॉन लॉक और हॉब्स ये दोनों ही ब्रिटिश राजनीति शास्त्री हैं। टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ये 1600
89 में आई। इस पुस्तक में कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मतलब मनुष्य स्वभाव से ही ऐसा है जिसको समाज में रहना पसंद है, बिना समाज के मनुष्य नहीं रह सकता, ऐसा इन्होंने कहा। यानी मनुष्य के स्वभाव को उदार बताने की कोशिश कर रहे थे, मतलब मनुष्य स्वभाव से लिबरल है, उतना खूंखार नहीं है जितने दूसरे जानवर हैं। ये पहली बार का देखिए, हॉब्स और लॉक में यही अंतर है। हॉब्स मानते हैं कि मनुष्य बड़ा खूंखार है, बड़ा क्रूर है, बड़ा स्वार्थी है, बड़ा चालाक है, और ये मानते हैं क्या, जॉन लोग मानते हैं उदार है, सरल है, समाज में रहना उसका स्वभाव है, इसलिए उसने सामाजिक समझौता किया है। तो देखें कि उसने पहली बार, और ये पूछा हुआ प्रश्न कई बार जो आपको आता भी है, पहली बार उसने ये बताया कि मनुष्य को जन्म से ही 3 अधिकार मिले हुए हैं, इन्हीं को प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत कहा जाता है। मतलब अगर कोई मनुष्य के रूप में पैदा हुआ है तो उसको प्रकृति ने 3 अधिकार दे दिए हैं, बाय बर्थ, बाय नेचुरल। ये प्रकृति से मिले हुए हैं। क्या क्या? एक तो जीवन का, स्वतंत्रता का और संपत्ति का। हर व्यक्ति को अपने जीवन पर खुद का अधिकार है, कोई उसे मार काट नहीं सकता, कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अच्छा, यही इसी का विस्तार आज आप देखेंगे कि हमारे यहाँ संविधान का अनुच्छेद 21 है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार यही है। हर व्यक्ति को अपने देह पर और अपने प्राणों की रक्षा करने का अधिकार है। तो जॉन लॉक की ये बात उस समय, जो 17वीं शताब्दी में, उस समय टू ट्रीटीज में इन्होंने कहा 1689 में, तब की बात अब भी एज इट इज चल रही है। तो ये इन्होंने एक तो दिया जीवन का, दूसरा दिया स्वतंत्रता का। हर व्यक्ति स्वतंत्र है, कोई उसे बाधा नहीं पहुंचा सकता है, ये उसे बाय बर्थ मिला हुआ अधिकार है क्योंकि वो मनुष्य है। और तीसरा, वो संपत्ति रख सकता है, चाहे जितनी। संपत्ति किस चीज की उन दिनों, चाहे वो कोई जानवर पाल ले, चाहे किसी खेत में कब्जा कर ले, चाहे बहुत सारा अनाज पैदा कर ले, ये उसकी मर्जी थी। तो इसका मतलब जॉन लॉक ने पहली बार कह रहा हूं, पहली बार मनुष्य को 3 अधिकार दिए, वो भी प्राकृतिक अधिकार थे, जीवन का, स्वतंत्रता का और संपत्ति का। बिल्कुल याद रखने वाली बात है, आप में से ज्यादातर लोगों को याद भी है। और इसी कारण क्या हुआ, जॉन लॉक को आधुनिक उदारवाद का जनक कहते हैं। आधुनिक उदारवाद मतलब इस लिबरलिज्म का की शुरुआत इन्होंने की। फादर ऑफ लिबरलिज्म कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न लिबरलिज्म है ये। तो आधुनिक क्यों है ये? क्योंकि पहली बार जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार की बात इन्होंने की, इसलिए ये आधुनिक हैं। और ये उदारवाद कैसे हो गया? उदारवाद इसलिए, हर व्यक्ति को इन्होंने ये अधिकार दे दिए। ऐसा नहीं कि किसी राजा को, किसी शक्तिशाली व्यक्ति को, हर व्यक्ति को जो मनुष्य है उसे ये 3 अधिकार मिले। और लॉक ने कहा कि राज्य निर्माण के लिए मानव समुदाय ने 2 समझौते किए। अब देखिए, हॉब्स ने क्या कहा, एक समझौता हुआ, उसी को उसने सामाजिक समझौता कहा। और उससे पहले क्या स्थिति थी? प्राकृतिक स्थिति। और समझौते के बाद क्या बना? राज्य बना। लेकिन ये जॉन लॉक कहते हैं कि समझौता एक नहीं हुआ, तो राज्य निर्माण के लिए सामाजिक समझौते के 2 सिद्धांत किसने दिए, ये भी पूछा गया है। तो 2 सिद्धांत दिए थे जॉन लॉक ने, और पहला था सामाजिक सिद्धांत और दूसरा था राजनीतिक सिद्धांत। सामाजिक सिद्धांत से लोगों ने एक दूसरे के साथ मिलकर के रहना सीखा, और राजनीतिक समझौते के तहत उन्होंने कानून बनाए, व्यवस्था बनाए, राजा बनाया। तो ये 2 समझौते हुए अलग अलग। तो समाज का बनना और राज्य का बनना 2 अलग अलग घटना है जॉन लॉक की नजर में। अर्थात पहले समाज की स्थापना, बाद में राज्य अथवा सरकार की स्थापना हुई। तो इनके अनुसार समाज पहले है, किनके अनुसार? जॉन लॉक के अनुसार, और फिर राज्य बाद में है। और जबकि उसने कहा कि समाज पहले से था, किसने? समाज नहीं था, प्राकृतिक अवस्था थी। किसने? हॉब्स ने। समाज पहले से नहीं था, पहले प्राकृतिक अवस्था थी, मनुष्यों का झुंड था। और जब वो मारपीट करने लगा, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने लगा, तो उसी नुकसान से बचने के लिए उन्होंने ये काम किया। जबकि ये लोग ये क्या कह रहे हैं जॉन लॉक? एक सभ्य जीवन के लिए इन्होंने किया, ताकि दूसरे के जीवन की, स्वतंत्रता की और संपत्ति की रक्षा हो सके, इसके लिए। अच्छा, शासन के लिए सहमति आवश्यक है, ये इनका बड़ा प्रसिद्ध कथन है। देखिए क्या, कितनी इंपॉर्टेंट बात कही इन्होंने। अब हॉब्स तो कह रहे थे क्या, हमने समझौता कर लिया, जो मर्जी अब राजा करे, क्योंकि हमने इच्छाएं दूसरों को सौंप दी। इन्होंने कहा कि इसके लिए सहमति जरूरी है। अगर आप हमारे ऊपर शासन करना चाहते हैं, आप मतलब राजा, राज्य, क्योंकि इन्होंने कहा पहले समाज बना, अब बाद में राज्य बना।
तो इसका मतलब है अगर आप सहमति लेना चाहते हैं व्यक्ति की, तो आपको क्या करना पड़ेगा? राजा को जनता की इच्छा के अनुसार काम करना पड़ेगा। इसका मतलब इन्होंने राजा को कमजोर बना दिया। राजा जितना शक्तिशाली था, जितना अत्याचारी था, वो अत्याचार और वो बर्बरता कम हो गई, क्योंकि इन्होंने नागरिकों को ये 3 अधिकार दे दिए और शासन को सहमति के आधार का शासन बताया। इसलिए जॉन लॉक को लिबरलिज्म का फादर कहते हैं। और इन्होंने कहा किंतु सर्वोच्च शक्ति सत्ता में निहित है। अब एक बात इन्होंने भी कह दी, फिर ये कंफ्यूज हो गए। एक तरफ तो कहा जनता की सहमति होगी, दूसरी तरफ कहा कि सत्ता सर्वोच्च होगी। फिर भी ये बात कहने के लिए इन्हें माना जाता है कि इनके विचारों में लोकतंत्र को बहुत बड़ा स्थान दिया गया। ठीक है, राज्य मनुष्य के लिए है। देखिए फिर दूसरी बड़ी बात कही है, मनुष्य राज्य के लिए नहीं है। मतलब राज्य और राजा जो चाहे मनुष्य इसे करवा ले, ऐसा नहीं है। इन्होंने कहा राज्य मनुष्य की सुविधाओं के लिए है, ताकि मनुष्य को कोई नुकसान न पहुंचाए। ठीक है, हाँ, इसी से आगे चल करके क्या बनेगा? नाइट वॉचमैन स्टेट बनेगा। नाइट वॉचमैन स्टेट क्या है वो भी पढ़ेंगे हम। ठीक है, सरकार का उद्देश्य मानव कल्याण है। देखिए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात पहली बार तब जॉन लॉक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं राजनीति शास्त्र में, और राज्य का आधार जन सहमति है, जो बात हमने ऊपर कही। ये अब देखें, जॉन लॉक पर आधारित एक प्रश्न बनाया हमने। एक है कथन, जॉन लॉक को आधुनिक उदारवाद का जन्मदाता कहा गया है। ये सही है कि गलत है? सही है, कारण इन्होंने 3 प्राकृतिक अधिकारों की संकल्पना दी। हाँ, यही तो बात है, पहली बार इन्होंने ऐसा कहा, इसलिए इनको ये कहा जाता है। तो जब कभी भी पढ़ना हो इसलिए लगाएं यहां। कहा पहला कथन के बाद जो ये व्याख्या दी जाती है ना, वहां इसलिए लगा करके पढ़ें तो आपको सही उत्तर पता लगेगा। और अगर आपने ये बाद वाला कथन पढ़ा और तब ये लिखें क्योंकि। ठीक है, इससे पढ़ने के बाद आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आपको इस तरह के प्रश्नों के हल करने में कोई दिक्कत होती है, तो यहाँ क्या हुआ? उत्तर ए और आर दोनों सही हैं और सही व्याख्या है, यही तो है। ठीक है, इनका योगदान क्या है? पहली बार व्यक्तियों को 3 अधिकारों का उल्लेख किया और राजा के दैवीय अधिकार का खंडन कर जनता की सहमति को सर्वोच्च माना। यही हमने कहा, यही है लिबरलिज्म। अच्छा, एक व्यक्ति और हुए इसी सामाजिक समझौते सिद्धांत में। 3 लोग तो कहे हमने, एक हॉब्स, एक लॉक, एक रूसो। हॉब्स को समझ लिया। हॉब्स ने कहा मनुष्य स्वार्थी, चालाक है और क्रूर और बर्बर है, इसलिए अपनी ही क्रूरता और बर्बरता से बचने के लिए उसने प्राकृतिक अवस्था से निकल करके एक समझौता किया और जिससे राज्य की उत्पत्ति हुई। लॉक ने कहा ऐसा नहीं है, समझौते 1 नहीं 2 हुए थे। पहली बार समाज बना था, दूसरी बार राज्य बना था। इसलिए राज्य जनता की सहमति से बना है, इसलिए व्यक्ति की सहमति से ही व्यक्ति पर शासन किया जा सकता है, व्यक्ति की सहमति के बगैर नहीं किया जा सकता है। और उन्होंने 3 प्राकृतिक अधिकारों की बात कही थी और उनकी पुस्तक का नाम 2 ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट है और ये 1689 में आई थी। ये महत्वपूर्ण बातें हैं। अब हम रूसो को पढ़ लें और यहां से बहुत सारी बातें हमको समझ में आएंगी सामाजिक समझौते की। और ये सामाजिक समझौता रूसो वाला जो है, ये अबाउट टू हॉब्स है, लगभग हॉब्स जैसा है, पर कुछ अंतर है और यही हमें समझना है। इसी से हमें राजनीति विज्ञान की राज्य की एक समझ पैदा होगी। ये एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे, दोनों तो हमने पढ़े, हॉब्स और लॉक दोनों कहाँ के पढ़े? इंग्लैंड के। ये फ्रांसीसी थे, हालांकि इनका जन्म जेनेवा में हुआ था, पर ये पले बढ़े यहाँ थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1772 में, और इमाइल एक पुस्तक थी इनकी। रूसो प्रजातंत्र के प्रबल समर्थक थे। किसके? ये देखें, लोकतंत्र के समर्थक थे ये। उन्होंने माना कि मनुष्य प्रकृति से अच्छा होता है। ये दोनों ही लोग मनुष्य को अच्छा मानते हैं, लॉक भी रूसो भी। हॉब्स मानता है चालाक होता है मनुष्य। अच्छा, रूसो का सामाजिक समझौता द्विपक्षीय था। द्विपक्षीय। हॉब्स का एक पक्षीय था जिसमें केवल समाज था, और जो लॉक थे उन्होंने कहा 2 समझौते हुए थे और ये कह रहे हैं समझौता 1 था, पक्ष 2 थे। कौन? एक व्यक्तिगत जीवन और दूसरा सामाजिक जीवन। ये नई बात आ गई। हम अपने व्यक्तिगत जीवन में जैसे अलग अलग अपेक्षाएं हैं। आपकी अपेक्षा है कि आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाए, आपका जेआरएफ निकल जाए। आपकी एक अलग अपेक्षा है अपने निजी जीवन में, आप बहुत बड़े फिलोसोफर बन जाएं, आप राजनीति शास्त्री बन जाएं।
अच्छा, फिर व्यक्तिगत जीवन की जो निजी आवश्यकताएं होती हैं, एक घर बन जाए और बहुत भौतिक आवश्यकताएं जो होती हैं, अच्छे वस्त्र हों, सब कुछ, तो ये निजी आवश्यकताएं। लेकिन हम जिस जगह रह रहे हैं उस मोहल्ले में एक अच्छी सड़क हो, हम सभी को पीने के लिए अच्छा पानी मिल जाए, यहाँ कोई प्रदूषण न रहे, इसके अलावा सब तरह की सुख सुविधाएं, मतलब एक अच्छा पार्क हो बच्चों के खेलने के लिए, इस तरह की जो इच्छाएं होती हैं, ये सामूहिक इच्छा है। तो इन्होंने कहा एक व्यक्तिगत जीवन है, एक सामूहिक जीवन है, और सामूहिक जीवन के लिए जो हम त्याग करते हैं, सामूहिक जीवन के लिए जो हम इच्छा रखते हैं, वही असल में राज्य की उत्पत्ति का कारण है। मतलब सामूहिक इच्छा पूरी कर सकता है राज्य, व्यक्तिगत इच्छा तो व्यक्ति भी पूरी कर सकता है। जैसे ये क्या कह रहे हैं, रूसो ने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु प्रत्येक स्थान पर बंधनों से जकड़ा रहता है। ऐसा ही तो होता है, हमारे हमारे ऊपर समाज के अपने नियम होते हैं, राज्य के अपने नियम होते हैं, डू एंड डोंट्स होते हैं, ठीक है। उन डू और डोंट्स में बधा हुआ व्यक्ति होता है तो स्वतंत्र, लेकिन हर तरफ जंजीरों से जकड़ा हुआ है। और बहुत पूछे जाने वाला प्रश्न है ये रूसो का ये कथन। वह पहला व्यक्ति समाज का जन्मदाता या जिसने सर्वप्रथम किसी भूभाग को घेर कर कहा कि यह मेरा है तथा अन्य लोगों को उस पर विश्वास किया, वही इस समाज का जन्मदाता है। क्या? जिसने जमीन को घेरा और कहा कि ये जमीन मेरी है, और दूसरे लोगों ने उस पर विश्वास कर लिया, तो समाज को भी पैदा उसी ने किया, उसी ने आगे चल के राज्य को भी पैदा किया। देखिए, एक कॉन्सेप्ट है जो अक्सर पूछा जाता है और जिसका पहला ही ऑप्शन ऐसा होता है कि हम हमेशा गलत कर बैठते हैं। रूसो की सामान्य इच्छा, जनरल विल का कॉन्सेप्ट जो है रूसो का, ये पूछा जाता है और हम में से ज्यादातर लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। ये जनरल विल क्या है? उन्होंने कहा एक एक्चुअल विल होता है, एक रियल विल होता है, और ये एक्चुअल विल और रियल विल दोनों को समझते हैं, उसी से पैदा होती है जनरल विल। अब जनरल विल का सिद्धांत पढ़ते हैं रूसो का। यह सामान्य इच्छा का समाज के सभी व्यक्तियों को आदर्श इच्छाओं का योग है। क्या? समाज की सभी व्यक्तियों की आदर्श इच्छाओं का योग है। तो प्रश्न है कि आदर्श इच्छा क्या है, इसे अभी समझने से पहले ये समझ लेते हैं। तो इन्होंने कहा मनुष्य के अंदर दो प्रकार की इच्छा होती है। एक तो यथार्थ इच्छा यानी स्वहित की इच्छा, ये देखिए मेरा अच्छा हो जाए, इस मोहल्ले में सबसे बड़ा घर मेरा हो, मेरे पास सबसे अच्छी गाड़ियां हो, मेरे बच्चे सबसे अच्छे पढ़ने लिखने वाले हो, दुनिया में अगर कोई सबसे ज्यादा सम्मान किसी को दे तो मुझे दे, और दुनिया में हर चीज हो तो मुझे पूछकर हो, और दुनिया में कोई भी खतरा आए, कोई भी प्राकृतिक आपदा आए, कोई कैसी आपदा आए, उससे सुरक्षित रहूं तो मैं रहूं। ये इच्छा मनुष्य की इच्छा है, और इसको कहते हैं हम एक्चुअल विल, जो सभी के अंदर होती है। यानी इसे हम कह सकते हैं स्वार्थ। स्वार्थ तो सबके अंदर है ही है। इन्होंने कहा कि मनुष्य के अंदर केवल स्वार्थ नहीं है, उसके अंदर आदर्श इच्छा भी है, जिसको हम कहते हैं रियल विल, यानी सर्वहित की इच्छा। कभी कभी मन करता है कि मैं सुरक्षित तभी रहूंगा जब समाज के लोग सुरक्षित रहेंगे, यानी मेरा घर शीशे का तभी सुरक्षित रहेगा जब मेरे मोहल्ले में कई घर शीशे के हों, वरना मुझे खतरा होगा। ऐसा मान लेता है व्यक्ति मानता है कि जब सब लोग मिलकर के सबके अच्छे के बारे में सोचेंगे तभी अच्छा होगा। एक व्यक्ति सोचता है। तभी तो मैंने आपको कहा कि भारत तुर्की को भी मदद करता है, म्यांमार को भी मदद करता है, भले मौका पड़ने पर ये लोग भारत की मदद करें या ना करें, ऐसा होता है। अच्छा, हमने देखा समाज में व्यक्ति आज भी ब्लड डोनेट करता है, किडनी डोनेट करता है, अपने ऑर्गन डोनेट करता है, आई डोनेट करता है। क्यों करता है? उसका कोई उसे लाभ होता है क्या? नहीं होता है। किसी दूसरे को मेरी वजह से लाभ हो, जैसे ये हमारी इच्छा, हमारी वजह से आपका रिजल्ट आने में आपको आसानी हो, ये हमारी इच्छा है। और ये इच्छा है तो आप भी लगे हुए हैं, आप इस वीडियो को यहां तक देख चुके हैं, इसका मतलब ये है कि आप अपने रिजल्ट के लिए चिंतित हैं, और हम आपको उसमें पूरी मदद करेंगे। इसके लिए आप देख सकते हैं कि ये हमारा कंप्लीट कोर्स ऐप पर भी आपको दिखाई देगा जल्दी ही। तो आप चाहें तो ऐप डाउनलोड कर लें, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दिया हुआ है। हम बात कर रहे हैं क्या? व्यक्ति के अंदर दूसरों के अच्छा करने की भी इच्छा होती है, पर कितना अच्छा? इसी अच्छा करने की इच्छा का जो योग है, जो एक ने चाहा कि अच्छा होना चाहिए, जैसे मैंने आपको कहा मोहल्ले में चौड़ी सड़क होनी चाहिए, पानी अच्छा साफ सुथरा मिलना चाहिए,
खेलने के लिए पार्क होना चाहिए। यदि उस मोहल्ले के सब लोग ऐसा चाहते हैं तो वो निश्चित रूप से होगा। अब मैं आपको इसका एक उदाहरण बताता हूँ। आपने देखा होगा जिस भी मोहल्ले में, जिस भी गांव में सड़क पहुंचनी होती है, वहां सब लोग चाहते हैं कि गांव में सड़क पहुंचे, पर जब खेत कटना होता है तो सब लोग कहते हैं मेरा ना कटे। ऐसा होता है ना, मेरा ना कटे ये स्वार्थ है, और यहाँ सड़क आ जाए ये सामूहिक हित की इच्छा है। इन्हीं की टकराहट से जो रिजल्ट निकलता है वही रिजल्ट सामान्य इच्छा है। कंफ्यूज हो गए ना आप? सामान्य इच्छा क्या है? सभी के भले की, सब लोगों की इच्छाओं का योग। सड़क आई कि नहीं आई? अगर सड़क आई तो सबको सुविधा मिली, सबके मन की इच्छा ये हुई कि ये योग बना कि सड़क आ गई। अब सबके मन की इच्छा का योग ये बना कि सड़क ना आए, भले मतलब खेत बचे, भले सड़क आए या ना आए, तो सड़क नहीं आएगी। सड़क तब आएगी जब सब लोग मिल करके ये चाह लेंगे कि हम उस जमीन जिसकी कट रही है उसको कैसे कंपनसेट करें, क्या करें उसके लिए, अगर सहमति हो जाए। तो कुल मिलाकर के सामान्य इच्छा क्या है, अब समझ लेते हैं इसे। हमने कहा कि व्यक्तियों में आदर्श इच्छा, सामान्य इच्छा। देखिए, सामान्य इच्छा के बारे में ये परिभाषा सीधे सीधे पूछी गई है। ये इच्छा कैसी है? समाज के सभी व्यक्तियों की आदर्श इच्छाओं का योग। और आदर्श इच्छा क्या है? यही है आदर्श इच्छा, ये आइडियल विल जो है, दूसरों के भले की इच्छा। अब देखें, इसी सामान्य इच्छा पर जब प्रश्न पूछे जाते हैं, हम क्यों गलत कर देते हैं उसे। समुदाय के कल्याण की इच्छा यानी रियल विल का योग सामान्य इच्छा है। तो कई बार ऐसा लगता है कि रियल विल सामान्य इच्छा है, यानी आदर्श इच्छा जो है वो सामान्य इच्छा है। नहीं नहीं, आदर्श इच्छा वो जो मेरी भी है, पड़ोसी की भी है, उसके पड़ोसी की भी है, उसके पड़ोसी की भी है, उसके पड़ोसी की भी है, सबकी मिल करके जो निकली वो इच्छा है सामान्य इच्छा। ठीक है, तो एक्चुअल विल अलग है, रियल विल अलग है, और जनरल विल अलग है। जनरल विल भी क्या है? आदर्श इच्छाओं का योग है जनरल विल। और इसका अभिप्राय हुआ कि सभी की इच्छा नहीं, बल्कि सभी के कल्याण की इच्छा। ये सभी की इच्छा नहीं है, मतलब हम सोचेंगे सब ने मिलकर के ऐसा सोचा। क्या सोचा? सड़क ना आए। नहीं नहीं, फिर तो ये सबके हित की इच्छा कहां हुई? सबका भला होगा इसलिए सब ऐसा सोचें, यही सामान्य इच्छा है, ताकि सड़क आ जाए। ठीक है, तो उसमें सबका कल्याण होना चाहिए, ऐसी इच्छा जिस जो है, ऐसी सबकी इच्छाओं का योग जो है वो सामान्य इच्छा है। अच्छा, रूसो ने इसी सर्वहित की साझा इच्छा को सामान्य इच्छा कहा है। सर्वहित की साझा इच्छा, ये अब इससे ज्यादा विस्तार से नहीं बताया जा सकता, आप समझ भी गए हैं, फिर वो बोरिंग होता है। आगे बढ़े, देखें हर्नसा ने क्या कहा कि लेवाइथन का कटा हुआ सिर रूसो की सामान्य इच्छा है। ये लेवाइथन वही है क्या? हॉब्स की लेवाइथन किताब, उसका कटा हुआ सिर, मतलब उसकी कुछ बात यही है। अरे मतलब ये भी कह रहे हैं कि हमने जब इच्छाएं सौंप दी अपनी सब, तो फिर किसी के खेत से सड़क गुजरे, वो किसी को क्या चिंता, क्योंकि सबने चाहा कि यहां से सड़क गुजरे, फिर चाहे जिसका खेत कटे। इसका मतलब किसी को नुकसान हो गया, इसका जिम्मेदार कौन? तो हमने कहा वो सबकी इच्छा। सबकी इच्छा कौन सी है? बोला राज्य की इच्छा। यानी हम फिर से उसी हॉब्स की तानाशाही राज्य की स्थिति में पहुंच गए। राज्य ने जैसा फैसला किया। ये राज्य कहां से आ गया अभी सामान्य इच्छा में? हाँ, रूसो आगे चल करके कह रहे हैं कि सामान्य इच्छा वही है जो राज्य की इच्छा है, क्योंकि राज्य ही ये फैसले लेता है और सब व्यक्ति मिलकर के अपनी इच्छा राज्य को सौंप देते हैं। इसलिए रूसो के विचारों में भी तानाशाही को देखा जा सकता है। तानाशाही के बीज मौजूद हैं रूसो के भी विचारों में। और सामान्य इच्छा एक आदर्शवादी संकल्पना है, ये भी हमें समझना पड़ेगा। ये आइडियलिस्टिक विचार है। ये रियल में ऐसा कहां होता है कि सब लोग मिलके सबके अच्छे के बारे में सोच लें, तो ये संभव नहीं है। और सदा ऐसा हो जाए ये संभव नहीं है। आखिर किसी का तो खेत कटेगा ना, उसी को तो नुकसान होता है, और बाकी तो सबको सड़क मिलती है। हाँ, यही है। तो इसमें राज्य का अत्याचार किसी एक व्यक्ति को झेलना पड़ता है। इस संदर्भ में आपको लगता है कि हॉब्स और रूसो से अच्छे लॉक हैं, ऐसा लगता है। ठीक है, आगे उसकी भी चर्चा करेंगे हम। यह गुणात्मक है, मात्रात्मक नहीं है। क्या सामान्य इच्छा गुणात्मक है, ये मात्रात्मक नहीं है, यानी ये क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं है। इसमें क्वालिटी है, मतलब कितना कौन चाह ले कि किसका अच्छा हो जाए। आपको अभी तो ये दो शब्द ही याद रखने हैं, गुणात्मक
और मात्रात्मक। तो ये मात्रात्मक नहीं है, गुणात्मक है। ठीक है, किसके अंदर कितनी इच्छा है। जैसे जैसे उदाहरण के लिए समझें, कौन चाहता है कि ब्लड डोनेट कर दे, कौन चाहता है कि आंखें डोनेट कर दे मरने के बाद ही सही, कौन चाहता है। तो ये व्यक्ति पर निर्भर है, इसलिए इसको गुणात्मक कह रहे हैं, मात्रात्मक नहीं है कि सबको ऐसा इतना इतना करना ही है। ऐसा सामान्य इच्छा ऐसी हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो अब इसकी आलोचना क्या है, यही इंपॉर्टेंट है। रूसो ने प्रत्येक व्यक्ति को सामान्य इच्छा के अधीन कर दिया। लीजिए, ऐसा कहा कि सबने ऐसा सोचा है इसलिए सबको ऐसा करना, इसको ऐसा करना पड़ेगा, इसका खेत कटेगा, ऐसा मान लिया। अच्छा, तथा सामान्य इच्छा को यह अधिकार दे दिया कि यह मनचाहा कानून बना सके। इस प्रकार उसने सामान्य इच्छा के द्वारा उसने अत्याचार व अन्याय को पनपने का मौका दिया। ऐसा ही तो हुआ। फिर गांव में पंचायत ने फैसला कर लिया, प्रधान ने और पंचायत के बाकी सदस्यों ने फैसला कर लिया, फिर एक गरीब का खेत कट गया। ये और यही राज्य का रूप है गांव में, और यही राज्य का बड़ा रूप कब दिखाई देता है, देश में दिखाई देता है। जब पटाखे फूटते हैं, नदियों में प्रदूषण होता है, राज्य कोई चिंता नहीं करता। राज्य टैक्स पर चिंता करता है और टैक्स को तुर्की में पहुंचा देता है, इस पर चिंता करता है मेरे देश के नागरिकों का जीवन खतरे में है, क्योंकि जल का स्वास्थ्य यानी पानी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ये नहीं सोच पाता है। तो ऐसा होता है। और अब आपने देखा होगा हमारे यहाँ नमामि गंगे योजना और उससे पहले भी, हाँ, गंगा एक्शन प्लान, ये सब चलाए गए। इनका उद्देश्य क्या था, ताकि देश के नागरिकों को स्वच्छ पानी मिले। अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब सरकार प्रयास कर रही है, सरकार प्रयास कर रही है नागरिकों के हित में। लेकिन कई बार जब वो इग्नोर हो जाता है तो हम यही कहते हैं क्या, कि ये सामान्य इच्छा है, अब जब राज्य चाहेगा तब होगा। तो रूसो ये कहते हैं नोट में, सामाजिक समझौते का सिद्धांत राजनीतिक बाध्यता के आधार की व्याख्या करता है। यही तो है, राजनीतिक बाध्यता ही तो है सामान्य इच्छा। ठीक है, यहां तक आपको ये सामाजिक समझौते का सिद्धांत समझ में आया। समाज में समझौता हुआ तब राज्य बना, और इसके तीन प्रमुख विचारक हॉब्स, लॉक और रूसो समझ में आए। रूसो ने कहा दो पक्ष थे, कौन कौन थे रूसो के अनुसार, ये समझौते में एक व्यक्तिगत जीवन था और एक सामूहिक जीवन था, ये दो पक्ष थे। और हॉब्स ने कहा एक ही पक्ष था, वो था समाज। और जॉन लॉक ने कहा क्या, समझौते दो बार हुए थे, एक बार समाज बना, एक बार राज्य, और इन दोनों में ज्यादा अधिक उदार विचार किनका है। अगर यहां तक भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो एक बार बैक करके फिर से देख लेंगे तो आपको बहुत आसानी से चीजें समझ में आएंगी। अभी पहली बार में इतना जोर न डालें अगर आपने ये बात पहले ध्यान से नहीं पढ़ी है। आखिरी की दो बातें, एक तो ऐतिहासिक विकासवादी जो कहते हैं क्या, धीरे 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 मनुष्य सभ्य हुआ। जैसे हमने पढ़ा था ना कि कानून जो है वो राज्य का शिशु भी है और जनक भी है, ऐसा। ठीक है, तो उसी विचार को मानने वाले ये लोग हैं। और इन्होंने कहा कि मनुष्य सभ्य होता चला गया, राज्य बन गया। तो ये एक प्राकृतिक संस्था है। ठीक है, राज्य मानवीय संस्था है, मतलब मनुष्य ने बनाई है। धीरे धीरे मनुष्य विकसित होता गया, उसने बनाई, प्राकृतिक नहीं है। अतः यह अचानक किसी समझौते से निर्मित नहीं हुई, बल्कि धीरे धीरे इसका विकास हुआ। ये बात कुछ ठीक लगती है। अचानक समझौता हुआ, रातों रात राज्य बन गया, ऐसा भी नहीं हुआ होगा। सब तरफ झगड़े हो गए, यानी शक्ति सिद्धांत से बना होगा, ऐसा भी नहीं हुआ होगा। ईश्वर ने अचानक एक पैकेट उतारा होगा और उसको राज्य के रूप में फैला दिया होगा, ऐसा भी नहीं हुआ होगा। ये विचार हैं अलग अलग, और राजनीति शास्त्र हमें यही समझने का मौका देता है। इसके प्रमुख समर्थक देखें, गार्नर, गिलक्राइस्ट, मैकाइवर, मॉन्टेस्क्यू, ब्लंटसली और लीलॉक हैं। अब ये गार्नर वही हैं जिन्होंने कहा कि राजनीति शास्त्र का आदि और अंत राज्य पर होता है। गार्नर की उस परिभाषा आपने देखी, न तो ईश्वर ने बनाया, न समझौते का परिणाम है वाला। ये सब आपको याद है, और नहीं याद है तो फिर देखिए फिर मुश्किल है। गार्नर ने क्या कहा, राज्य न ईश्वर की सृष्टि है, न उच्च कोटि के शारीरिक बल का परिणाम, न किसी प्रस्ताव सम्मेलन से बनाई गई वस्तु, और न परिवार का विस्तार मात्र है। तो क्या है, तो इन्होंने कहा कि धीरे धीरे क्रमिक विकास हुआ इसका। अच्छा, राज्य इतिहास की उपज है, ये बर्गेस ने कहा। ठीक है, आगे देखें तो मैकाइवर ने अपनी पुस्तक मॉडर्न स्टेट में क्या कहा, मनुष्य अपनी सामाजिक प्रवृत्ति की संतुष्टि के लिए अनेक सहचर बनाता है, राज्य उन्हीं में से एक है। मतलब
मनुष्य का, क्योंकि हम इससे पहले रूसो को पढ़ रहे थे ना, मनुष्य स्वभाव से सामाजिक है, समाज में रहना उसे पसंद है, ऐसा लॉक ने भी कहा। तो मैकाइवर ने भी यही कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो समाज में रहने के लिए वो कई चीजें बनाता है। जैसे समाज में रहने के लिए सबसे पहले मनुष्य क्या बनाता है? परिवार, मतलब बच्चे पैदा करना, उन बच्चों को अपने साथ रखना, फिर उनकी परवरिश करना, फिर उसका विस्तार करना, उन बच्चों के बच्चे, उन बच्चों के बच्चे, इस तरह से बच्चे सुरक्षित रहें, इसके लिए वो पड़ोसी से अच्छे संबंध रखता है। हाँ, और फिर एक पड़ोसी दूसरे से इस तरह से परिवार समाज के रूप में विकसित होता है। तो मैकाइवर क्या कह रहे हैं कि जैसे उसने समाज बनाया, जैसे उसने दूसरी संस्थाएं बनाई, समुदाय बनाए, हाँ, ऐसे ही व्यक्ति अपनी सुरक्षा के लिए, अपने हित के लिए राज्य नामक संस्था भी बनाता है। तो ये परिभाषा पूछी हुई है, पूछी जाती है। उन्होंने कहा रक्त संबंध ही पहले परिवार, फिर समाज, अंत में राज्य का निर्माण करते हैं। यही मैं आपको बता रहा हूं। तो ये मैकाइवर का कथन है, ये याद रखना पड़ेगा आपको, ये पूछा हुआ है। और राज्य के निर्माण का विकास क्रम, अब ये आज तक बहुत तरह के राज्य बने, उन राज्यों के निर्माण का विकास क्रम ऐसा रहा है। इससे पहले कि हम मार्क्सवादी सिद्धांत पढ़ें राज्य की उत्पत्ति का, पहले ये समझ लेते हैं। पहले हुए कबायली राज्य, मतलब कबायली राज्य मतलब जो आदिवासी जो जनजातियां थी ना, उन्होंने साथ में मिलकर के रहना सीखा, तो उसको, उन्हीं राज्यों को हम कबीलाई राज्य या कबायली राज्य कहते हैं। कबीले में रहते थे, कबीले मतलब एक जनजाति के लोगों का झुंड, वही एक कबीला कहलाता था। अच्छा, फिर बने प्राच्य राज्य दूसरे नंबर पर, इनको हम ओरिएंटल एम्पायर कहते थे। मिस्र, सीरिया, चीन, भारत इत्यादि ऐसे प्राच्य राज्य, मतलब पुराने समय के राज्य जो किन्हीं नदियों के किनारे बसे, आप जानते हैं ना। हाँ, सिंधु नदी के किनारे भारत में रहने वाली ये जो सभ्यता है, जिसको हम सिंधु नदी सभ्यता कहते हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं। तो ये सभ्यताएं जो किन्हीं नदियों के आसपास विकसित हुई, उनको हम प्राच्य राज्य कहते हैं। फिर वो वाले हुए जिनको हम अरस्तु और प्लेटो और अरस्तु के समय के राज्य कहते हैं, जिनको हम नगर राज्य कहते हैं या ग्रीक सिटी स्टेट कहते हैं। ठीक है, नगर राज्य। रोमन राज्य आए, फिर उसके बाद रोमन एम्पायर, रोम के सम्राट की शक्ति और पर जब धर्म की मोहर लगी, जब इंग्लैंड में राज्य विकसित हुआ, तो चर्च के अंडर चलता था वो राज्य, उसका विकास हुआ। फिर बने सामंती राज्य, जिनको हम फ्यूडल स्टेट कहते हैं। सामंतों, जमींदारों और जागीरदारों की सत्ता आई, ये 5वीं सदी से 14वीं सदी तक पूरे विश्व में रही। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, सामंती शासन, सामंती राज्य विश्व में कब विकसित हुए? तो ये 5वीं से 14वीं शताब्दी तक हुए। और ये क्रम भी पूछा हुआ है, ये सही राज्य के विकास का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले कबायली राज्य, ऐसे याद रखेंगे हम इसे, और कबायली राज्य से लेकर के वर्तमान में आधुनिक राष्ट्र राज्य तक का हमारा विकास हुआ, और उसी में ये सामंती राज्य, रोमन, यूनानी, प्राच्य। तो इसको एक बार क्रम में रख करके हम याद कर लेंगे। पर यहां हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत, धीरे धीरे राज्य बना। कार्ल मार्क्स को किसी ने बताया कि ये राज्य धीरे 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 ऐसे बना। कार्ल मार्क्स गुस्सा हो गया, ऐसे कैसे बना? ऐसे नहीं बना। उन्होंने कहा ये जो जमीन पर जिन लोगों ने कब्जा कर लिया, दूसरे लोगों का जिन्होंने दमन किया, दूसरे लोगों को मारा पीटा, और जिन्होंने खेत पर कब्जा किया, जिन्होंने अधिक अनाज पैदा किया, उन्होंने दूसरे लोगों को अपने खेत पर लेबर रखा, और उन्होंने मशीनें बनाई और उन्होंने लेबर रखे। उन लोगों ने राज्य बना रखा है। राज्य ऐसी कोई चीज नहीं है जो ईश्वर ने बनाई हो, वो नहीं मानते। वो कहते हैं मनुष्य ने बनाई। किस लिए बनाई? शोषण के साधन के रूप में। और इसी विचार को हम कहते हैं मार्क्सवादी सिद्धांत। ठीक है, तो मार्क्सवादी सिद्धांत का मतलब ये है जो कार्ल मार्क्स ने दिया वो सिद्धांत। और इस सिद्धांत में ये माना जाता है कि ये आर्थिक शोषण का कारण है, आर्थिक कारणों से उत्पन्न हुआ है राज्य। क्या? अमीर द्वारा गरीब का शोषण करने के लिए, तो एक शोषण की इकाई है। इसका कोई नैतिक उद्देश्य नहीं है। वो जो प्लेटो और अरस्तु कह रहे थे, ऐसा कोई नैतिक उद्देश्य कार्ल मार्क्स ने नहीं माना। और उन्होंने कहा कि एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के दमन के लिए पैदा हुई संस्था है। तो ये आप जानते भी हैं। और अर्थात राज्य की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है? ये इन्होंने माना, वर्ग संघर्ष। और वर्ग कितने होते हैं कहा इन्होंने कहा पूरी दुनिया में न कोई राज्य है न राष्ट्र है, केवल मनुष्य 2 प्रकार के हैं। अच्छा, इनके बारे में आगे हम बात करेंगे। जैसे प्लेटो ने
प्लेटो ने ये माना कि मनुष्य का जो स्वभाव है उस कारण वो अलग अलग काम करता है, पेशे करता है, धंधे करता है और उसी से उसकी भूमिका तय होती है। जबकि अरस्तु ने माना था क्या, परिवार में चार तरह के लोग रहते हैं, उन्हीं से राज्य का निर्माण होता है। और मार्क्स मानते हैं क्या, ये कुछ नहीं होता है, न मनुष्य का स्वभाव न परिवार के लोगों के स्वभाव, बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्या, दुनिया में दो ही तरह के लोग होते हैं, या तो गरीब होते हैं और या अमीर होते हैं। और गरीब क्यों होते हैं, क्योंकि उनको उनका सब कुछ अमीरों ने छीन लिया, इसलिए वो गरीब होते हैं। और अमीर क्यों होते हैं, क्योंकि वो सब कुछ गरीबों का छीन लेते हैं, इसलिए गरीब अमीर होते हैं। तो उन्होंने कहा समाज दो हिस्से में बंटा है, एक तो बुर्जुआ है और दूसरा सर्वहारा है। और बुर्जुआ उन्होंने अमीर को कहा जो धनवान लोग हैं, और सर्वहारा कहा गरीब को। और जो अमीर है वो शासन करता है, इसलिए वो शासक है, रूलर है। और जो ये शासित है ये गरीब है। और यही आगे चलकर राजा बनता है जो शासन करता है, और यही आगे चलकर के प्रजा बनती है। और ये आदमी, ये व्यक्ति जो अमीर होते हैं ये कानून बनाते हैं, और ये व्यक्ति जो होते हैं ये कानून का पालन करते हैं। कुल मिलाकर के राज्य कुछ नहीं है, और ये केवल क्या है, ये वर्ग संघर्ष से पैदा हुआ है। और इसी वर्ग संघर्ष में ये केवल पूंजीवादियों की, अमीरों की एक संस्था है जो किसका बचाव करती है, अमीरों का बचाव करती है। अब देखें, मार्क्स के अनुसार बुर्जुआ हुआ है जिसका उत्पादन के सभी साधनों पर अधिकार है। उत्पादन के साधन मतलब जब पुराने समय में हम खेती बाड़ी कर रहे थे तो खेती बाड़ी पर, और शिकार कर रहे थे तो जानवरों पर, और आगे चल करके हमने मशीनें बनाई और उनसे उत्पादन किया तो मशीनों पर। कुल मिलाकर के जिससे उत्पादन हो रहा है उस पर कब्जा कर लिया है जिसने, वो अमीर है। और मार्क्स ने राज्य की उत्पत्ति का मूल कारण वर्ग संघर्ष को माना है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। वर्ग संघर्ष किसके बीच हो रहा है, अमीर और गरीब के बीच, अमीर और गरीब के बीच। और कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो 1847 में उन्होंने किताब लिखी, उसमें लिखा आज तक के संपूर्ण समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। इन्होंने कहा कोई विकासवादी नहीं, कोई सभ्यता नहीं, कोई सामाजिक समझौता नहीं, कोई देवीय अवतार नहीं है, और कोई शक्ति का ये परिणाम नहीं, बल्कि ये तो हाँ शक्ति संघर्ष एक बार के लिए कह सकते हैं इसका, कि अमीर ने अपनी शक्ति का प्रयोग गरीब के ऊपर किया है, वो कह सकते हैं। पर इसे ये वर्ग संघर्ष कहते हैं, ठीक है, शक्ति का परिणाम नहीं कहते। प्रश्न देखें, मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य निर्मित हुआ है कैसे, ईश्वर द्वारा, शक्ति द्वारा, मानव द्वारा, या इसमें से कोई नहीं? क्या उत्तर है आपका? आप क्या समझे इतनी देर में मार्क्स से? प्लीज पार्टिसिपेट करें, बताएं। आप ही के लिए ये चल रही है क्लास। हाँ, तो उन्होंने माना कि ये मानव ने बनाया, इंसान ने बनाया। किसने? वो जो अमीर है उसने बनाया, ठीक है। अब देखें, ये नोट मार्क्सवादी, ये हम आखिरी हिस्से में है अपनी क्लास के, इसके बाद कुछ बचा नहीं है। इसके बाद बस कुछ एमसीक्यू बचे हैं। आपने कैसे ध्यान से सुनी है नहीं सुनी है क्लास, उसका पता लगेगा। मार्क्सवादी विचारक भी राज्य को दैवीय रचना नहीं बल्कि मानवीय निर्माण मानते हैं, यही हमने पढ़ा। और मार्क्सवादी विचारक एंगल्स के अनुसार परिवार, निजी संपत्ति और राज्य की उत्पत्ति वर्ग संघर्ष से हुई है। उन्होंने अपने विचार परिवार, निजी संपत्ति और राज्य की उत्पत्ति इस पुस्तक में दिए हैं। उनकी एक किताब ही है, परिवार, निजी संपत्ति और राज्य, ठीक है। इस पुस्तक में उन्होंने राज्य की उत्पत्ति के अपने विचार दिए। उन्होंने कहा कि राज्य के आने से पहले आदिम साम्यवाद था। आदिम साम्यवाद मतलब जो जितना छीन पाया, जैसे हम बंदरों के झुंड में वो झपट्टा मारते हुए देखते हैं, तो जो जो छीन पाया उसमें सब खुश हो गए, बराबरी में बंट गया। छीन के जो बंटता था, वो छीनना और बंटना तो अपने आप में द्वंद्व है ना। हाँ, मतलब छीन के जिसे जो मिला उसी को हम बंटना कह रहे हैं। तो जो जितना छीन पाया, अब छीनने से जो समानता पैदा होती है उसको आदिम साम्यवाद कहते हैं, ठीक है। ये आदिम साम्यवाद कब था? जब राज्य नहीं था, वो आदिम साम्यवाद था, ठीक है। अब अर्थात उस समय उत्पादन के साधन सीमित थे तथा निजी नहीं थे, इसी कारण संघर्ष आरंभ हुआ। सीमित साधन थे और इच्छाएं ज्यादा नहीं थी, इसलिए इन्होंने कहा कि निजी नहीं होते थे, इसी कारण संघर्ष आरंभ हुआ। क्योंकि सब, अब एक डाल है गांव में, एक डाल आम की है, उसी से सब खाना चाहते हैं और वो किसी का नहीं है। अब किसी का नहीं है तो कोई टहनी तोड़ेगा, कोई डाल तोड़ेगा, कोई फल तोड़ेगा, कोई जड़ उखाड़ देगा,
कुल मिलाकर के संघर्ष शुरू होगा। तो यही संघर्ष का कारण क्या था? राज्य की उत्पत्ति, अमीर यहीं से पैदा हुए। अब देखें, इससे संबंधित कुछ एमसीक्यू करने से पहले आदिम साम्यवाद की 3 अवस्थाएं ये देख लें। आदिम साम्यवाद में एक तो मनुष्य जंगली था, बर्बर था और संक्रांति काल में रहता था, कंदमूल फल खाकर रहता था, हथियार चलाना और खेती और पशुपालन करना यही बर्बर होना, धनी और निर्धन वर्ग का निर्माण हुआ यही संक्रांति काल था। कुल मिलाकर के मार्क्सवादियों ने माना कि निजी संपत्ति की रक्षा के लिए राज्य का निर्माण हुआ है। यहाँ तक सारी बातें आपके सामने क्लियर हो गई होंगी। मैंने मैक्सिमम कोशिश यही की है कि हर बात आपको समझ आ जाए। और अगर आप अपने को परखना चाह रहे हैं तो ये एमसीक्यू देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत किया गया है। अब देखें आप, राज्य की बहुलवादी धारणा मैकाइवर और लॉस की बिल्कुल सही है। राज्य की शक्ति धारणा मैकियावेली, अराजकतावादी मार्क्स और बेंथम, और सर्व सत्तावादी हीगल और बेरीहार्डी, ये भी ठीक है अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है। हम लोग अपनी जब क्लास करते हैं तो हमारी कोशिश ये रहती है कि कुछ मिसलीनियस चीजें जो चैप्टर पढ़ाने के दौरान नहीं आई हैं वो भी एमसीक्यू के थ्रू पूरी हो जाएं। और ऐसा आपका भी प्रयास रहना चाहिए, कुछ चीजें एमसीक्यू से भी आपको नोटबुक में नोट करनी चाहिए। अब देखें, शक्ति सिद्धांत ये तो हमने पढ़ा ही था मैकियावेली का, मार्गेनथाउ भी ऐसे थे। तो एक है अराजकतावादी, जबकि ये मार्क्स क्या है, इनको तो हम मार्क्सवादी कह रहे हैं ना, और इनको बेंथम को हम कहते हैं उपयोगितावादी। तो ये अराजकतावादी नहीं है, ठीक है। आगे चल करके अराजकतावाद क्या है उसे भी पढ़ लेंगे, पर एक लाइन में यहां समझना चाहें तो इतना ही है, जो राज्य के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। राज्य अच्छी चीज नहीं है जिनकी नजर में, राज्य शोषण के लिए है, राज्य मनुष्यों का नाश करने के लिए, ऐसा मानते हैं जो लोग, और कहीं ना कहीं मनुष्यों के शोषण से बना हुआ है ऐसा मानते हैं जो लोग। तो ये बेंथम इसमें उपयोगितावादी हैं। कुल मिलाकर के ये इसका सही उत्तर है। अच्छा, मनुष्य राज्य की आज्ञा का पालन इसलिए करता है क्योंकि वो जानता है कि अवज्ञा करने से, मतलब कहना न मानने से, अहित की तुलना में आज्ञा पालन अधिक उपयोगी है। ये बड़ा कठिन हो गया ना सेंटेंस। इसीलिए चैप्टर पढ़ना एक अलग चीज है और चैप्टर पर बेस्ड क्वेश्चन समझना एक अलग चीज है। आगे हम बेंथम का जिक्र करते हुए उपयोगितावाद का भी एक बार जिक्र कर लेंगे। तो यहां ये समझें, ये कह रहे हैं कहना न मानने से कहना मानने में ज्यादा फायदा है। बस इतनी ही बात है। ये किसका कहना? राज्य का। मनुष्य इसलिए राज्य का कहना मानता है क्योंकि कहना न मानने में जो नुकसान है उससे ज्यादा कहना मानने में फायदा है, इसलिए मानता है। यानी वो उपयोगितावादी हैं कौन? बेंथम। इसलिए वो कहते हैं जिसमें जो चीज ज्यादा उपयोगी है मनुष्य वो करता है, इसलिए ये कथन बेंथम का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजनीतिक दार्शनिकों के सही ऐतिहासिक क्रम को पहचानिए। हमने इन 4 दार्शनिकों के बारे में यहां लिखा है, राजनीतिक दार्शनिकों के, इनकी जन्मतिथि के अनुसार इनका क्रम पूछा हुआ है। तो हॉब्स, लॉक, रूसो और मॉन्टेस्क्यू इस बारे में है। तो ऐसा बहुत रेयर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, पर अगर हम यूजीसी नेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये जीवन क्रम से लेकर के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें सबसे सीनियर कौन है, मतलब सबसे पहले कौन पैदा हुआ और सबसे अंत में कौन पैदा हुआ, इस क्रम को देखेंगे तो ये चौथा उत्तर बिल्कुल सही है। हॉब्स की पैदाइश है 1588 1588 की, और जॉन लॉक 1632 में पैदा हुए, और मॉन्टेस्क्यू की बात करें तो ये 1689 में पैदा हुए, और रूसो की बात करें तो ये 1712 में पैदा हुए। और अगर इन दोनों की बात करें तो ये दोनों फ्रांस से थे। फ्रांस से, मैंने कहा आपको कि रूसो का जन्म तो जिनेवा में हुआ था, पर इनका जो कर्मभूमि है वो फ्रांस नहीं है। और ये दोनों ही हॉब्स और लॉक अभी हमने पढ़ा था कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। तो ये सही क्रम है। 1588 में हॉब्स ने, हॉब्स का जन्म, 1632 में लॉक का, मॉन्टेस्क्यू और रूसो का इस क्रम में है। और कुल मिलाकर के आप ये समझ पा रहे होंगे, ये शक्ति सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू और बाकी ये सामाजिक समझौता सिद्धांत हॉब्स, लॉक, रूसो। अच्छा, हॉब्स, लॉक, रूसो हम इसी क्रम में कहते हैं, हमने पढ़े भी इसी क्रम में थे, लेकिन रूसो से पहले मॉन्टेस्क्यू हैं।
ये बात याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आगे देखें, सामान्य इच्छा के प्रति वास्तविक आपत्ति है कि जहां तक यह इच्छा है सामान्य नहीं है, और जहां तक यह सामान्य है यह इच्छा नहीं है। यह किसने कहा? कठिन है ये स्टेटमेंट, पहचानने में पढ़ने में बड़ा कठिन है। ये कहा तो था हॉबहाउस ने, और ये कहना क्या चाह रहे हैं? ये रूसो की सामान्य इच्छा की आलोचना कर रहे हैं। कह रहे हैं सामान्य इच्छा क्या होती है? सामान्य इच्छा कुछ नहीं होती है। अगर वो सामान्य होगी, सामान्य मतलब जनरल, जो सब लोग चाहते हैं, अगर वो जनरल है तो इंडिविजुअल की कैसे हो गई? वो इच्छा कैसे हुई? जो इंडिविजुअल की नहीं है वो इच्छा कैसे हो सकती है? और जो इच्छा है वो सार्वजनिक कैसे हो सकती है? सबकी नहीं हो सकती इच्छा, ऐसा ये कहना चाह रहे हैं। इन्होंने सामान्य इच्छा की आलोचना की थी हॉबहाउस ने, तो सही उत्तर ये है। नेक्स्ट देखें, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत का आवश्यक भाग है ऑस्टिन के संपूर्णता सिद्धांत का, सामाजिक समझौते का, दैवीय उत्पत्ति का, शक्ति सिद्धांत का। तो आप जानते हैं सामाजिक समझौते का महत्वपूर्ण हिस्सा था जॉन लॉक का ये प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। यह किसने लिखा है कि हॉब्स की प्राकृतिक व्यवस्था का दैत्य मनुष्य कभी भी नहीं हो सकता। इन्होंने कहा, हॉब्स ने कहा था ना कि वो पहले प्राकृतिक अवस्था थी, वो बड़ा राक्षसी था मनुष्य, बड़ा चालाक, स्वार्थी था, हिंसक था, क्रूर था, बर्बर था, ये सब कहते थे। तो ऐसा किसने कहा कि वो जो मनुष्य था वो कभी मनुष्य हो ही नहीं सकता? ये कथन स्पिनोजा का, नॉर्डशॉ का, बार्कर का, गार्नर का। तो इसका आंसर है स्पिनोजा। स्पिनोजा ने ये कहा था, ये स्टेटमेंट हम नोट कर लेंगे। नेक्स्ट, और ये इस सीरीज का आखिरी प्रश्न, राज्य की उत्पत्ति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों में यही प्रश्न थे। निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा वक्तव्य राज्य की उत्पत्ति के विषय में मार्क्सवादी सिद्धांत को स्पष्ट करता है? हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था मार्क्सवाद। मार्क्सवाद क्या मानता है कि राज्य वर्ग संघर्ष के लिए है। जहां भी लिखा हो उसे पहचान लीजिए। राज्य की उत्पत्ति साधनों का विकास करने के लिए हुई है। साधनों का विकास करने के लिए, साधनों पर कब्जा करने के लिए हुई है। राज्य की उत्पत्ति उत्पादन की विधि में परिवर्तन लाने के लिए नहीं हुई है, उत्पादन की विधि पर कब्जा करने के लिए हुई है। राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के शोषण परक संबंधों की रक्षा के लिए हुई है। हाँ, ये तो बात है, शोषण परक। राज्य की उत्पत्ति वर्ग विहीन समाज के उद्देश्य से हुई है। क्या वर्ग विहीन समाज बनेगा जब राज्य होगा? नहीं। ये कहते हैं एक अमीर एक गरीब बना रहेगा, तो ये भी गलत है। और सही उत्तर इसका ये है सी, राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के शोषण परक संबंधों की रक्षा के लिए हुई है। ये इसकी आंसर की भी है। अगर आप इसको आंसर की सही देखना चाहते हैं तो ऐप पर देख सकते हैं, ऐप पर आपको ये मिल जाएगा। आपने इतने ध्यान से पूरा चैप्टर सुना, समझा, और अगर आप इसको एक बार और देख लेंगे तो एग्जाम में कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो इतने ध्यान से बातें सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। हम मिलते हैं अगली बार।